गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर केमिकल फैमिली पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्लियर हुआ। कोई बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है इसमें, ठीक है, तो वो पूछे आज। बोलो, कोई डाउट नहीं है? आपको डाउट नहीं है, मेरे को डाउट है, कुछ के बच्चों को डाउट हो सकते हैं। चलो हम दोबारा इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को कुछ डाउट है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, और इसको पूरा हम हिंदी डोगरी में आपको समझाएंगे, और ठीक है, ठीक है। इसको सरल भाषा में बस इतना थोड़ा सा भी सीख लो तभी आपके काम आएगा। तो हम कर रहे थे बच्चे केमिकल फैमिली एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो हमने शुरू में आपको बताया कि 17 या 18 सेंचुरी में बड़े कम एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी। जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर हुए तो साइंटिस्टों ने ज़रूरत महसूस की कि एक टेबल बनाया जाए, पीरियोडिक एलिमेंट को जो है एक क्लासिफिकेशन दी जाए। तो अलग अलग साइंटिस्ट थे, जैसे हमने पढ़ा ट्राइएड, डवर्नियर ट्राइएड है ना, उसने 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए। उसके बाद न्यूलैंड आया, उसने 8 के एलिमेंट बनाए, ग्रुप बनाए। उसके बाद हमारा आया मेंडलीव, ठीक है, मेंडलीव का बहुत बड़ा योगदान है, उसने भी टेबल बनाया। लेकिन जो अब हम टेबल पढ़ते हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मोस्टली पीरियोडिक टेबल भी इसको बोलते हैं, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। उसी टेबल की हम मेन बात करेंगे जो आपने अपने दिमाग में रखनी है। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें पता है कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं। है किसके पास टेबल? ठीक है, लाया किसने? तो चलो दोबारा एक बार रिवाइज कर। ये पीरियोडिक टेबल है, इस समय इसमें लगभग 118 एलिमेंट हैं। कितने? 118 एलिमेंट हैं। कुछ तो अभी डिस्कवर हो रहे हैं। तो 118 एलिमेंट, 1 से 118 एलिमेंट, 92 एलिमेंट या 93 एलिमेंट जो है वो माने जाते हैं नेचुरल एलिमेंट। नेचुरल एलिमेंट ऐसे तो 92 मानते हैं, लेकिन 93 वाला एलिमेंट जो है कौन सा है? कौन सा है 93 वाला? देखें बच्चे, ये है नीचे, ये है 93 नेपच्यूनियम, ठीक है। ये इसको भी हम आर्टिफिशियल मानते थे, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें ये मिला है ट्रेस अमाउंट, बिल्कुल कम मात्रा में नेचुरल मटेरियल में, इस कारण 93 भी मान सकते हैं। तो बाकी एलिमेंट जो है 93 के बाद या 92 के बाद वो हम आर्टिफिशियल तरीके से बना रहे हैं रेडियो एक्टिविटी की मदद से। तो आपने याद रखना है, सबसे मेन पॉइंट है कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप और पीरियड कितने होते हैं। पहली बात तो ये है। तो हमने बताया कि ये जो कॉलम होते हैं, वर्टिकल जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रो जो ऐसे होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? पीरियड। तो वर्टिकल कॉलम अगर आप देखोगे तो 18 है, तो हॉरिजॉन्टल रो जो है वो 7 है, ठीक है। 2 ये भी हैं जो इससे निकाली हुई हैं। तो इसका मतलब है आपने पहली बात याद रखनी है कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं, 1 से लेके 18 तक, और 7 क्या होते हैं? पीरियड। सबको याद रहेगा? 7 क्या होते हैं? पीरियड। अब हम आगे चलेंगे थोड़ा। इन पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक में बांटा गया। किसमें क्या बना दिए गए? ब्लॉक बना दिए गए। 4 तरह के ब्लॉक हैं। कौन कौन से? S, P, D और F। क्योंकि आपने इससे पहले चैप्टर में देखा था, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखते हैं तो 4 तरह के सबशेल हैं जिनमें एटम के इलेक्ट्रॉन जाते हैं, S, P, D, F। उसी के बेस पे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखते हैं तो एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, वही उसका क्या हो जाता है? ग्रुप हो जाता है। तो ये देखिए, ये 2 एलिमेंट, 2 ग्रुप जो हैं, ये पहले 2 ग्रुप जो हैं वो आते हैं किस ब्लॉक में? बोलो, एस ब्लॉक में। ये ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक 6 ग्रुप, क्योंकि पी के 6 होंगे, एस के 2, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं, एफ में कितने आते हैं? 14, ठीक है। तो एस के दो क्या है? ग्रुप हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। पी में कितने ग्रुप हैं? पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं, 13 to 18। और डी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? 10, 3 से लेके 12 तक। और एक स्पेशल 2 सीरीज जो है वो नीचे दी गई हैं, ये हैं एफ ब्लॉक। और हर सीरीज में कितने एलिमेंट हैं? 14 एलिमेंट हैं। पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं, डी ब्लॉक कौन से हैं, और एफ ब्लॉक कौन से हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद पीरियड की बात करते हैं। सुनो बच्चे, ये है हमारे पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे पीरियड की हम ऐसे स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये पीरियड जो है ये भी जहाँ से निकाला गया है, ये 6 से निकाला गया है, ये 6 पीरियड का पार्ट है। ये देखिए 56 से लेके जहाँ 72 आ गया, और जहाँ से निकाले गए हैं ये 6 पीरियड का पार्ट है, और किसका है? 7 पीरियड का पार्ट है। क्लियर? 7 पीरियड हो गए।
और जब हम इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो हमने आपको बताया था हर पीरियड का पहला एलिमेंट जो है एक नए शेल से शुरू होता है। ये 1s को कंप्लीट करता है, ये 2s से शुरू होता है और 2p6 को कंप्लीट करता है, ये 3s से शुरू होता है और 3p6 को कंप्लीट करता है, ये 4s से शुरू होता है और 4p6 जहाँ तक होता है, ये 5s से शुरू होता है और जहाँ 5p6 हो जाता है कंप्लीट। समझाया? बीच में जो भी आता है 4f 3d जो भी आते हैं वो चलते हैं। क्लियर? ठीक है। ये भी अपनी बात याद रखनी है कि हर पीरियड जो है एक नए शेल से शुरू होता है और उस शेल को क्या कर देता है, p तक कंप्लीट कर देता है, p6 तक। s से कंप्लीट शुरू होता है, 7s से शुरू होगा और 7p जहाँ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, समझाया? तो ये था पीरियड और ग्रुप के बारे में। ठीक है, अब हम बात और आगे करेंगे, इनके ग्रुप के स्पेशल नाम भी दिए गए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव, मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और इनको बोलते हैं, डी वाले को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, जहाँ इससे ज़्यादा इससे कम जो भी है इनके बीच में होती हैं, इस कारण इनको बोलते हैं, डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को हम सीरीज में 4 सीरीज है, 1 2 3 4, ठीक है, इसमें स्टडी करते हैं। और इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ट्रांजिशन के बीच से निकाले गए हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में से निकाले गए हैं और इनका नाम डाल दिया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जहाँ इसको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये तो बोलते ही बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, ये बातें आपने कुछ याद रखनी है। अब ग्रुप के स्पेशल नाम भी हैं। पहले ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। एल्कली होते हैं बेस, क्योंकि बेस बनाती हैं पानी के साथ मिलकर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। ये भी एल्कली हैं, बेस ही होती हैं, लेकिन बेसिक होती हैं, लेकिन आपने पढ़ा है एसिड बेस सॉल्ट, है ना, 3 तरह की चीज़ें होती हैं। ये भी बेसिक होती हैं, लेकिन ये ज़मीन के अंदर से ज़्यादा निकलती हैं, इस कारण इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल बोला गया और इसको बोला गया बोरॉन फैमिली। अब इसका कोई और नाम नहीं है, हेड ऑफ फैमिली के नाम पे रखा गया बोरॉन फैमिली। इसका नाम है कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। या इसका स्पेशल नाम भी है चैल्कोजिन। चैल्कोजिन, चैल्को का मतलब है ओर फार्मिंग। ओर, पता नहीं आपने पढ़ा है, ओर एंड मिनरल, जो ओर होते हैं उनमें ज़्यादातर सल्फर या ऑक्सीजन होती है, इस कारण इसको ओर फार्मिंग के कारण चैल्कोजिन फैमिली भी बोला गया। और इसको बोलते हैं हेलोजीन्स। हेलोजीन्स क्या बोलते हैं? क्योंकि हेलो होता है सी वाटर, समुद्र के पानी में ज़्यादातर ये पाई जाती हैं, ठीक है, तो इस कारण हेलोजीन्स बोलते हैं। और इनको बोलते हैं नोबल गैसेस। पहले इनको इनर्ट गैसेस बोलते थे। इनर्ट गैसेस मीन अकेली हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन अब साइंटिस्टों ने कुछ कंपाउंड इनके बना लिए हैं, उनको बोला गया नोबल कंपाउंड, इस कारण इनका नाम डाल दिया है नोबल गैसेस। क्लियर? क्लियर? और इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जहाँ से लेके जहाँ तक 10-10 एलिमेंट की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जहाँ 3D सीरीज, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है। इसको बोलते हैं 4D सीरीज या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। इसको बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसको बोलते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। 3D, 4D, 5D और 6D। और इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। इनको क्या बोलते हैं? किसी भी एलिमेंट को लेंथेनाइड्स बोल सकते हैं। इनको बोलते हैं एक्टेनॉइड्स, क्योंकि ये लेंथेनियम के बाद शुरू होता है और ये क्या होता है? एक्टेनियम के बाद शुरू होता है। और ये था पूरा इसके बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में। क्लियर? पता सबको? अब हम पूछते हैं आपसे, ठीक है, अब हम पूछेंगे, पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एटॉमिक रेडियस। क्या पढ़ा था? चल भाई, चल, कौन सुनाएगा? कौन सुनाएगा? हाँ, तू सुना बच्चे, पहले नंबर पे, उधर से पहले नंबर पे। क्यों था एटॉमिक रेडियस? हाँ, एटम के न्यूक्लियस से लेके लास्ट वाले शेल तक जो, हाँ ठीक है, बैठो। पीरियड में छोटा होता जाता है, क्यों? किसकी? क्यों बढ़ती है अट्रैक्शन? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और ग्रुप में नीचे एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है? वहाँ भी तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन क्या हो जाता है? शेल बढ़ जाते हैं, इस कारण। बैठो, दोनों को मैं रिपीट करूँगा दोबारा, ठीक है। हमने इसके बाद बच्चे प्रॉपर्टीज़ की थी। पहली प्रॉपर्टी थी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, हमने कहा अगर एटम को हम स्फीयर मान ले, क्या मान ले? स्फीयर मान ले, ठीक है, तो एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के भी सेंटर से लेके एक सिरे तक जितने उसमें शेल हैं, किसी एटम में 2 शेल हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 7 हैं, तो न्यूक्लियस से लेके, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके लास्ट शेल तक जो उसमें हैं,
वहाँ तक जो साइज़ होगा उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ये बड़ा कम होता है, इसको नैनोमीटर पैकोमीटर में कंपेयर किया जाता है। क्लियर? ठीक है। और हमने देखा एटॉमिक रेडियस जब हम पर्टिकुलर पीरियड में किसी भी पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता जाता है? कम होता जाता है। हमने जनरल प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है। कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? किसी भी पीरियड में, जैसे मैंने बताया ये तीसरा पीरियड है, तीसरे पीरियड में कितने शेल होंगे? सिर्फ 3। चौथे पीरियड में सभी में 4 शेल होंगे, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो शेल जो हैं वो बराबर रहते हैं, जितना पीरियड का नंबर है उतने ही उसमें शेल होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो शेल जो हैं वो बराबर रहते हैं, लेकिन हर पॉइंट पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से शेल होते हैं नेगेटिव वाले, क्योंकि उनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन। न्यूक्लियस जो है वो शेल को अपनी तरफ खींचता जाता है हर पॉइंट पे आगे जाते जाते, और साइज जो है थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाता है। तो देयरफॉर ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड द एटॉमिक साइज ऑलवेज डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर? ठीक है। और ग्रुप में हमने देखा, जब ग्रुप में नीचे जाते हैं, ये देखिए न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से शेल छोटा होना चाहिए, लेकिन हमें पता है इसमें देखो, इसमें एक शेल, इसमें कितने, इसमें 2 शेल, इसका जो होगा 3 शेल, अगले वाले में 4। हर जब ग्रुप में जाते हैं तो हर नए एलिमेंट के आगे एक शेल भी बढ़ते जा रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, रोकने वाली पावर जो हमने आपको बताया था। तो बड़ा न्यूक्लियर चार्ज बेशक बढ़ रहा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज का असर जो है लास्ट शेल पे बड़ा कम हो रहा है। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है और जो एटॉमिक साइज जो हमारा शेल बढ़ रहा है उसका इफेक्ट क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। इस कारण हम कहते हैं कि जब हम ग्रुप में जाते हैं डाउन तो एटॉमिक साइज ऑलवेज क्या होता है? इंक्रीज होता है। समझ आ गया? एटॉमिक साइज डिक्रीज अलोंग द पीरियड एंड इंक्रीज अलोंग द ग्रुप। क्लियर? समझाया? ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ी सी बात की आयनिक रेडियस के बारे में, और आयन हमने बताया था 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से बच्चे? केटाइन और एनाइन। केटाइन कैसे बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनाइन कैसे बनता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने बताया जब केटाइन हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं। प्रोटॉन ज़्यादा होने के कारण वो अट्रैक्ट क्या करता है? ज़्यादा करता है। इस कारण केटाइन का साइज हमेशा अपने न्यूट्रल एटम से छोटा होता है, और एनाइन का साइज जो है वो हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। ये दिमाग में रख लेना है। केटाइन हैज़ क्या है? साइज एटॉमिक आयनिक रेडियस। केटाइन का रेडियस जो होगा उसको एटॉमिक रेडियस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आयनिक, क्योंकि आयन बन गया है। क्या बन गया है? आयन। तो आयनिक रेडियस बोलते हैं, या केटाइनिक रेडियस बोल सकते हो। केटाइन का रेडियस जो है, ठीक है, वो उसके न्यूट्रल एटम से क्या होता है? हमेशा कम होता है, और एनाइन का रेडियस हमेशा अपने एटम से क्या होता है? ज़्यादा होता है। याद रहेगा? ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता है कोई भी एटम जब बॉन्ड बनाता है, क्योंकि जितने भी कंपाउंड बने हैं उनमें एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं या क्या किए हैं? गेन किए या शेयर किए हैं। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है, तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है। ऐसे न्यूट्रल एटम जो हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, वो एनर्जी जब गेन करते हैं तो तब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जब किसी एटम को एनर्जी हम एक्स्ट्रा देते हैं तो उससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो निकल जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। किसी न्यूट्रल एटम को केटाइन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? ठीक है, उसको एनर्जी दी जाती है। जो एनर्जी दी जाएगी उसको बोलेंगे क्या? आयनाइजेशन एनर्जी। याद रखें, अगर सिंगल एटम है तो उसके यूनिट होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको दी है पर एटम। अगर लेकिन हम मोल में कंपेयर करते हैं, एक एटम नंबर ऑफ, एक मोल एटम में से कितनी एनर्जी लगी उसका इलेक्ट्रॉन छुड़ाने के लिए, एनर्जी लगेगी उसके यूनिट आ जाएंगे किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल। समझाया? अब मेन बात जो हमने करनी है आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ बच्चे, आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में जाते हैं क्या होता है? इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में जाते हैं इंक्रीज होती हैं। आयनाइजेशन एनर्जी फैक्टर आपको बताए थे हमने कि न्यूक्लियस आयनाइजेशन एनर्जी, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो हमने निकालना है उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से जितनी ज़्यादा होगी वो निकालना मुश्किल होगा, उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अट्रैक्शन कम होगी तो एनर्जी कम लगेगी। समझिए ना? तो जैसे पीरियड में जाते हैं हमने देखा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, साइज छोटा होता जाता है। जिस इलेक्ट्रॉन को लास्ट वाले को निकालना है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता गया, अट्रैक्शन बढ़ती गई, एनर्जी बढ़ती गई। तो इट मीन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज अलोंग द पीरियड। लेकिन जब ग्रुप में जाते हैं
न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है लेकिन साइज बड़ा होता जाता है शेल बढ़ने के साथ, और जो इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है वो न्यूक्लियस से क्या होता जाता है, दूर होता जाता है, उसको निकालना आसान होगा। इस कारण ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। समझो, समझाया आपको? बस 2 पॉइंट याद रख लो, इधर जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, इधर जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब बच्चियाँ सुनाएंगी, आप सुनाओ क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? जब किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना हो या डालना हो। आयनाइजेशन एनर्जी होती है एटम को केटाइन बनाना है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है एटम को क्या बनाना है, एनाइन बनाना है। एनाइन बनाने का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में ही जाएगा, अंदर वाले में जाएगा नहीं, ऐड करना है। जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। समझाया? क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं बच्चे। ठीक है। जितनी आसानी से, हमने एक बात की थी आपसे कि नोट कर लेना है, जितनी आसानी से कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, जितनी आसानी से एनाइन बन सकता है, उतनी एनर्जी ज़्यादा क्या होती है, रिलीज होती है। तो मैं बताऊं बच्चे, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, एक में न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो जिसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है वो आसानी से खींचेगा या दूसरा खींचेगा? इलेक्ट्रॉन डालना है हमने, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस चार्ज अगर ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगी, वो आसानी से ऐड होगा और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। एक पॉइंट आपने और याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो किस में होती है, प्लस में लिखते हैं ना माइनस में? माइनस में लिखते हैं। इंथैल्पी चेंज, वो हीट चेंज होती है, वो माइनस में आती है। आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी नहीं, हम तो आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं, इसको पॉजिटिव में लिखते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो गई व्हेन ए न्यूट्रल एटम गेन 1 or more इलेक्ट्रॉन टू बिकम एनाइन, सम एनर्जी इज रिलीज, द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन। सुन रहे या नहीं? थक गया हो? चलो आप आओ बच्चे 2 को लाओ और 2 चैप्टर समझ लो ना। तो ये 2 चैप्टर अगर आप समझ गए ना, अगर कोई कमी रह गई है बच्चे, सुनो, इस चैप्टर में कोई कमी रह गई है तो अगले चैप्टर में नहीं रहने देना। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो भी, लेकिन उसमें समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। ये तो सीधा था, गेन लॉस क्या होती है ये तो, ठीक है, उसमें बड़ा कुछ समझने वाला है। चलो सुनो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात कर रहे थे, तो जब पीरियड में जाते हैं हमने देखा साइज क्या होता जाता है, छोटा। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो आपको क्या लगता है, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, कम? ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। न्यूक्लियस को उसको वेलकम करेगा कि जैसे जैसे आगे जाएंगे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी आने वाले इलेक्ट्रॉन से, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होगी, मोर नेगेटिव, ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, हम कहेंगे मोर एंड मोर नेगेटिव। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि नोबल गैस जो है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉन लेती नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन लेती नहीं है तो जहाँ से एनर्जी निकलेगी, नहीं निकलेगी। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वैल्यू क्या होती है, 0। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें तो इससे हम इलेक्ट्रॉन छुड़ा सकते हैं हायर एनर्जी देके। ठीक है, एनर्जी देके अगर छुड़ाना है तो इट मीन आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा इसकी है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसकी क्या है, 0 है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इनकी ज़्यादा है। क्लियर? और ठीक है, उसके बाद हमने ये भी बताया था कुछ पॉइंट आपको मेन के, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर इधर बढ़ रही है, ग्रुप में क्या हो रही है, डिक्रीज। ग्रुप में डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है, शेल ऐड होते जा रहे हैं और साइज बढ़ता जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन हमने डालना है वो न्यूक्लियस से क्या होता जा रहा है भाई, दूर हो रहा है, कम फील कर रहा है, अट्रैक्शन आसानी से नहीं आएगा। ठीक है, अगर मुश्किल से आएगा तो कम एनर्जी निकलेगी। ठीक है, क्लियर? तो पीरियड में इंक्रीज होती है, ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसकी 0 होती है, हमने कहा इसका मतलब है कि फ्लोरीन की सबसे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हमने बताया था फ्लोरीन की नहीं, किसकी होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। वो हमने आपको बताया था, याद है? क्या था बच्चे, क्या था? इसमें होता है 2s और 2p, इसमें 2d नहीं होता। इस कारण 2p वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं, 2p5 जो है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, थोड़ी क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। उस रिपल्शन को दूर करने के लिए हमें एनर्जी थोड़ी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ठीक है, और वो एनर्जी हम उससे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है,
इसमें 3D 3P 3S 3P और 3D खाली पड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर लेगा, इसमें रिपल्शन नहीं होगी। इस कारण बैठो, ऐसे हमने बताया था कि एनर्जी इसी से ज़्यादा निकलती है, लेकिन इसकी रिपल्शन को दूर करने के लिए जो एनर्जी दी है वो जहाँ से माइनस करनी पड़ती है। इस कारण हम कहते हैं क्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है। क्लियर? ठीक है, समझाया। तो और क्या था? हाँ, और लास्ट में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो प्रॉपर्टी है, ऐसे तो हम अकेले एटम की बताते हैं कि इधर इंक्रीज होती है इधर डिक्रीज होती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी तब है जब कोई एटम बॉन्ड बनाता है। कौन सी बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। जब कोवलेंट बॉन्ड किसी एटम के साथ बनाई हुई है और डिफरेंट एटम के साथ, एक जैसे एटम के साथ अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में है तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता। जब कोई एटम क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और उन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और का डिफरेंस होता है। ए के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज़्यादा है, ए के पास क्या है? कम है। ठीक है, जैसे हमने आपको कहा था कि हमने एक हाइड्रोजन ले लिया, एक क्या ले लिया? फ्लोरीन ले लिया। फ्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये क्या करता है? थोड़ा मुश्किल से, एज़ कंपेयर करेंगे। तो जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जो बॉन्ड इन्होंने बनाई है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, उनमें भी क्या होता है? एक हाइड्रोजन का है, एक फ्लोरीन का है, लेकिन फ्लोरीन उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसमें स्मॉल नेगेटिव आ जाता है और हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है? स्मॉल पॉजिटिव। मीन इलेक्ट्रॉन बीच में ही है, लेकिन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड, वो हम पढ़ाएंगे आपको अगले चैप्टर में। तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हमने कहा कि इट मीन आपके दिमाग में आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर, जैसे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे पीरियड में जाएंगे साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। साइज क्या होता जाएगा? छोटा हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बीच में पड़े हैं उनको अपनी तरफ खींचने की पावर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इस कारण हम कहते हैं पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है बच्चे? इंक्रीज होती है। और ग्रुप में जाते हैं तो साइज बड़ा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर कम होती जाएगी। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। समझाया। तो इस कारण फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। पहले नंबर पे फ्लोरीन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर नाइट्रोजन, फिर उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन आ जाती हैं, फिर कार्बन आता है। ठीक है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसकी है? सीजियम की है। अभी भी अगर किसी के दिमाग में नहीं पड़ा है, एक और मैं क्लू देता हूँ आपको। आप एक बुक पे एक रफ पेज बना सकते हो और आप उसको दीवार से लगा सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो हमने करवाई है 3-4, उनको आप एक लाइन ग्राफ बना के भी आप समझ सकते हो। रखो इसको अपने पास। पहले हम बात करते हैं किसकी? पहले कौन सी थी? एटॉमिक रेडियस। तो ये क्या है? पीरियड। ये पीरियड है बच्चे, और ये क्या है? ग्रुप। ये पीरियड है, ये पीरियड दिखाया है, और ये क्या है? ग्रुप। तो आपने लिखना है पीरियड में क्या हो रही है? पीरियड में क्या होता है? एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज। यहाँ लिख लेना डिक्रीज। इधर लिख लेना है पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियाई। और ठीक है, रेडियाई इसको ऐसे लिख लेना है, और जहाँ डिक्रीज और इस साइड क्या? इंक्रीज। ठीक है, ये होगी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हम करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी जहाँ लिख लो, कौन सी थी? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसको भी ऐसे लिखना है आयनाइजेशन इंथैल्पी। पीरियड में जा रहे हैं, क्या होती है बच्चे? इंक्रीज। क्या होती है? इंक्रीज। और शॉर्ट में लिखना तो हम ऐसे लिख देते हैं इंक्रीज, बढ़ रही है। ठीक है, तो इधर जा रहे हैं, क्या हो रही है बच्चे? डिक्रीज। ये होगी सेकंड बात। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी? तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारी? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा H E Q E G, डेल्टा H E G भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूरा लिखना चाहते पूरा लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी हमने क्या देखा बच्चे? इधर जाते हैं क्या होती है? इंक्रीज, और इधर जाते हैं क्या होती है? डिक्रीज। नीचे एरो में डिक्रीज। ठीक है, और लास्ट में हमने की थी क्या की थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
फोर्थ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये भी क्या था, इधर इंक्रीज और इधर क्या डिक्रीज। ये देखो इसका ट्रेंड भी सेम ही है मेरे ख्याल, इसका भी सिर्फ एटॉमिक रेडियस में है, एटॉमिक रेडियस में है, सिर्फ ये डिक्रीज है और इधर क्या है, इधर क्या है, इंक्रीज है ना। ये है, यही प्रॉपर्टी थी मेन। बाकी बीच में कुछ और बातें भी थी, है ना। जैसे पीरियड में आपने आयनाइजेशन एनर्जी देखा था, वो जैसे किसकी थी लिथियम, इधर जाते हैं इंक्रीज होती है, लिथियम की कम है, बेरिलियम की ज़्यादा है, बेरिलियम से बोरान की ज़्यादा है, बोरान की ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन बोरान की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद कार्बन की ज़्यादा है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन जहाँ नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाती है, फिर उसके बाद फ्लोरीन की ज़्यादा है, नियॉन की ज़्यादा है। ये दो ट्रेंड आपको बताए थे, याद है। ये था पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण, किसके कारण, क्योंकि 2s इलेक्ट्रॉन निकालना है, जहाँ से 2p निकालना है, 2p थोड़ा आसानी से निकल जाता है, इस कारण इसकी ज़्यादा है। और जहाँ था स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, 2p3 था, और इसकी तो बहुत, इसकी क्या थी, इसकी तो बहुत ज़्यादा थी, है ना, नियॉन की और बढ़ जाती क्योंकि। अब बोलो, और ठीक है, अब किसी को डाउट, इसको पढ़ो यार, 2 छुट्टियाँ हैं, ठीक है, 2 छुट्टियाँ हैं, पढ़ो इसको। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, समझ में नहीं आता है तो पूछना है कुछ। ये मेरा नंबर है, सबके पास है मेरा नंबर 39 346, ठीक है, आप पूछ सकते हो यार, ठीक है। क्योंकि हमें देखो, हमें जो तनख्वाह मिलती है वो आपको पढ़ाने की मिलती है, ठीक है। हम खाना खाते हैं, उन पैसों का खाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ये सब उन्हीं पैसों से होता है। तो अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो हमारे जो पैसे हैं ना, जो हम तनख्वाह लेते हैं, वो बाइट हो जाएगी, बाइट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। तो इस कारण हमारी तनख्वाह को भी बाइट करो यार, समझ रहे हो, हमारी तनख्वाह को बाइट करो, कुछ पढ़ो यार, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है तो वो कॉल कर सकता है, बच्चे इस नंबर पे कॉल कर सकता है एनी टाइम, ठीक है, रात के 11 बजे से पहले पहले ठीक है, क्योंकि 10-11 बजे हम सो जाते हैं, उससे पहले पहले, ठीक है। ओके बच्चे।